बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जुम्मे वाले सेशन पे थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जुम्मे वाले सेशन में जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 352 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया जो कि ऑल टाइम भी हाई था 1,46,813 का, जिधर इंडेक्स ने 1166 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 730 पॉइंट की कमी के साथ 1,44,917 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 264 पॉइंट की कमी के साथ 1,45,382 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की अगर बात करें तो KSE 100 इंडेक्स में 276 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो PPL रहा सबसे आगे 21 मिलियन के साथ। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, लॉर्ड्स, OGDC, WTL, KEL, PTC, यूनिटी, PRL और यूसुफ वीविंग मिल। उसके बाद अगर FIPLIPI पे आप नजर दौड़ाएं तो बैंक्स ने सेलिंग की 4.39 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग 0.43 मिलियन की, कंपनीज ने सेल किया 1.19 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाय किया $500,000 का, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है लेकिन थोड़ी सी। इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा बाय किया 3.77 मिलियन का। ग्रॉस उनकी पार्टिसिपेशन देखें तो 135 मिलियन की रही। इंश्योरेंस कंपनी ने सेल किया 1.27 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 2.46 मिलियन का, MBFC की बाइंग 0.19 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.12 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग $0.39 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने 5.40 मिलियन का, तकरीबन 5.5 मिलियन का फर्टिलाइजर में बाय किया और सबसे ज्यादा इनकी बाइंग यही है। उसके अलावा तकरीबन 1 मिलियन का इन्होंने सेल किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को और $2.25 मिलियन का तकरीबन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। उसके बाद तकरीबन $2.25 मिलियन का 0.72 का सीमेंट सेक्टर को और 0.87 का ऑयल सेक्टर में उन्होंने सेल किया। इंडिविजुअल को अगर देखें तो इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा जो बाइंग की वो की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। उसके बाद देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स में, उसके बाद सीमेंट सेक्टर में और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में। फर्टिलाइजर सेक्टर को अगर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर अट्रैक्टिव रह सकता है। तमाम ही इदारों ने, इंडिविजुअल ने, सब ने इसमें बाइंग की। सबसे ज्यादा बाइंग है म्यूचुअल फंड की और सेल जो किया है सिर्फ बैंक्स ने किया है। बैंक्स ने फर्टिलाइजर को सेल किया और बाकी तमाम ने उठाया। कमर्शियल बैंक्स को अगर देखें तो इसमें इदारों की बाइंग तो है लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी सी। इसमें जो खुल डुल की बाइंग की है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स ने की है। ऑयल एंड गैस सेक्टर अगर देखें तो इसमें भी एज सच इंस्टीट्यूशन की कोई ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है, बल्कि बाइंग नहीं है, बाय सिर्फ किया है इंडिविजुअल ने, मार्केटिंग कंपनीज को भी और उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भी। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है इसमें बाइंग बनती है लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे आने दें, कोई कूलिंग फेज में जाए तो फिर इंशाल्लाह इसमें एंट्री बनाएंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो मारी के रिलेटेड बहुत से भाइयों ने पूछा है। एक भाई ने पूछा है कि मारी को कहां पे बाय कर सकते हैं। तो बाय तो आपको पता है कि हम बाय या सेल सिग्नल नहीं देते, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताते हैं। रेजिस्टेंस पे आप एग्जिट कर सकते हैं, किसी भी चीज को सेल कर सकते हैं, और जो सपोर्ट लेवल होता है सपोर्ट पे आप एंट्री ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, या उसके लिए कोई भी वर्ड यूज कर दें वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताते हैं। बाय करना, सेल करना आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो एक भाई ने पूछा है कि मारी के बारे में उसके जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल हैं वो पूछे हैं। दूसरे नंबर पे दूसरे भाई का सवाल था कि मारी एंड SSG बोर्ड मीटिंग अपडेट, और उसके बाद फिर नीचे क्वेश्चन था SSGC को क्या हुआ है, ये नीचे ही जा रहा है। तो पहले 2-3 क्वेश्चन जो है वो मारी के बारे में और SSGC के बारे में है। तो मारी को आपको पता है कि मारी का रिजल्ट अनाउंस होना था, रिजल्ट आना था जुम्मे वाले सेशन में। जुम्मे वाले सेशन में एंड पे जाकर उन्होंने कह दिया जी कि बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस। तो अब जो रिजल्ट है वो आएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह मंडे वाले दिन प्री ओपन में आ जाएगा। इंडेक्स के ओपन होने से पहले आपका मारी का रिजल्ट आ चुका होगा। तो अगर तो मारी का रिजल्ट अच्छा आता है तो जाहिर बात है वो आपको आगे के लेवल दिखा सकता है, जिसमें 640, 690 के करीब, फिर आगे 700, 707, 728 के लेवल हो सकते हैं। और अगर इसका रिजल्ट ठीक नहीं आता और डिविडेंड भी ठीक नहीं देता, देखें डिविडेंड की जो एक्सपेक्टेशन है अवाम की वो थोड़ी हाई हो चुकी है। तो अब 5-10 रुपए का डिविडेंड अवाम को डिविडेंड नहीं लगता। तो एक तो मारी का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, दूसरे नंबर पे 15 से ऊपर ऊपर उसको डिविडेंड अनाउंस करना चाहिए, तो फिर मारी जो है वो कुछ सस्टेन कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको मारी नीचे मिलेगा। और नीचे की सपोर्ट की अगर बात करें तो पहली सपोर्ट है मारी के पास 610-22 की, 610-22 से लेके 609, ये आप एक ही सपोर्ट कंसिडर करें।
उसके बाद नीचे की जो सपोर्ट है वो 602 की है और उसके नीचे है 580 की सपोर्ट। एसएसजीसी की बात करें तो एसएसजीसी के जो रिजल्ट है अभी रिसेंट वो ठीक आने शुरू हुए हैं। डिविडेंड की बात करें तो पीछे 2012-13 में कभी एसएसजीसी ने डिविडेंड दिया था, उसके बाद दिया ही कुछ नहीं, क्योंकि पैसे इसके सारे गवर्नमेंट के पास हैं, वो सरको डेट के पैसे इसको मिलेंगे, इसके पास अपना कैश फ्लो ठीक होगा, उसके बाद ये बेचारी कंपनी किसी को कुछ दे सकती है या कुछ आगे मंसूबे अलग से कोई प्लान कर सकती है, कोई अगर नई भी कंपनी इसने लगानी हुई तो। अभी तो सारे पैसे गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, इस बेचारी ने क्या करना है खुद। तो इसको जो मूव मिलनी है वो गर्दिशी कर्जे की खबर पे ही मिलनी है। जैसे ओजीडीसी को देख लें, उसको पैसे मिले, वाजबात मिले और इसने एक मूव आपको दिखाई। वैसे पीएसओ, एसएसजीसी भी बस मूव देख रहा है गवर्नमेंट का कि कब सर्कुलर डेट वाली खबर आएगी और इसने आपको मूव देनी है। वैसे स्पोर्ट की अगर बात करें तो स्पोर्ट थी पहले तकरीबन 43.20 की, वो तो ब्रेक हो चुकी, यानी कि उससे नीचे इसने क्लोजिंग दी। तो अब जो स्पोर्ट इसकी आ रही है तकरीबन 41.7 पे इसकी स्पोर्ट बन रही है, 41.70 पे। तो अगेन अगर एसएसजीसी का रिजल्ट ठीक आता है या फिर वो आपकी आ जाती है आगे डेट सर्कुलर डेट वाली खबर, तो ये अच्छी मूव आपको दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई का पीआरएल के बारे में, मुगल के बारे में, इमेज के बारे में और बीएफ बायो के बारे में, कि इन पे जरा रोशनी डालें। तो रोशनी देखें पीआरएल की और मुगल के हम आपको स्विंग ट्रेड सिग्नल, एजुकेशनल स्विंग ट्रेड सिग्नल दे चुके हैं, उसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से उनमें काम कर सकते हैं। और मुगल की बात करें तो मुगल इतना बुरा स्टॉक नहीं है। वैसे हम कोई आरिफ हबीब कंपनी तो नहीं है, उस जितने बड़े बड़े एनालिसिस हम नहीं करते, लेकिन हम जो भी करते हैं जैसे भी बताते हैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताते हैं और हवाओं पे तीर नहीं चलाते, क्योंकि जब आप कोई बात करते हैं तो आपको खुद भी अपनी बात का पास रखना पड़ता है। और कल को आप लोग ही फिर हमारी पुरानी वीडियोस और टैग करोगे कि ये देखें जी आपने ये बात की थी। तो हमें लगता है कि देसी ट्रेडर की टीम को कि मुगल जो है वो तकरीबन इंशाल्लाह 100 को टच कर सकता है। उसके बाद इमेज की बात करें तो इमेज जो है बेरिश है अभी, लेकिन एक चीज अच्छी है कि नीचे बेरिश होने के साथ साथ इसके वॉल्यूम जो है वो भी कम हो गया। नीचे अगर आप वॉल्यूम को देखें तो कहां 49 मिलियन से लेके ये आ चुके हैं अब 1 मिलियन तक। तो अगर इसमें सेलिंग प्रेशर है तो अच्छी बात यह है कि इसमें वॉल्यूम कम है, जिनके पास पड़ा हुआ है वो ऐसा देना नहीं चाहते या जो पैनिक वाले थे वो ऑलरेडी निकल चुके। उसके बाद अगर देखें तो ओवरसोल्ड जोन में ये दाखिल हो चुका है। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट इसके पास नीचे 26 रुपए 40 पैसे की, उससे नीचे 24 रुपए 90 पैसे की और उससे नीचे 22 रुपए 84 पैसे की स्पोर्ट मौजूद है। और अगर ऊपर जाने की बात करें तो 28 रुपए 85 पैसे को ये सस्टेन करता है, वहां पे वॉल्यूम आते हैं अच्छे और उस लेवल को सस्टेन करता है, उससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक बुलिश मोमेंटम को दोबारा ये पकड़ सकता है। और उससे आगे जो रेजिस्टेंस होगी, जो अगले लेवल होंगे वो 30 रुपए और 31 पैसे के, और उससे ऊपर 33 पैसे पे जाके ये रेजिस्टेंस ले सकता है, वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और एग्जिट ले सकते हैं। उसके बाद बीएफ बायो की बात करें तो बीएफ बायो जो है वो बेरिश होने के बाद 160 से सपोर्ट लेके अब कंसोलिडेशन फेज में है। सपोर्ट की अगर इसकी बात करें तो 153 रुपए 60 पैसे से ये पहली सपोर्ट ले सकता है, उससे नीचे 145-33 पे इसके पास दूसरी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें या प्रॉफिट टेकिंग की या एग्जिट लेवल की बात करें तो 166 रुपए 30 पैसे, उसके बाद 169 रुपए 80 पैसे और उससे आगे 174 रुपए 45 पैसे की रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हैं, मुगल के बारे में है, 2-3 ऊपर नीचे मुगल के बारे में है। एक भाई ने पूछा है कि मुगल कब चलेगा, उसके बाद नीचे भाई ने मैसेज किया है सिर्फ मुगल। उसके बाद नीचे तीसरे भाई का क्वेश्चन है सर प्लीज टेल अबाउट मुगल IBLHL और KEL। तो उसके बाद फिर नीचे क्वेश्चन है वो भी IBLHL के बारे में है। तो देखिए मुगल की पहले बात करें तो मुगल थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, एक जगह पे एक्युमुलेशन हो रही है उसमें। तो आपको पहले कोई चीज अगर एक जगह पे सस्टेन करती है तो आप वहां पे उसको लेते नहीं, अगर ले लिया तो आपके क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते कि इसका क्या करना है। जैसे पहले हबको था, पीएसओ था, पीएसओ कितना जलील हुआ 380 पे, अब जब वो 420 पे है, 417 पे, आप भाई पूछते हैं इसको लेना कब है, यानी कि जब आपने लिया होता है वो मूव नहीं देता तो आपको बेचने की जल्दी, फिर जब वो ऊपर चला जाता है आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर दोबारा लेने की जल्दी। तो थोड़ा सा सब्र किया करें। कितनी दफा बताया है कि PSX स्टॉक मार्केट आपकी सब्र का दूसरा नाम है। मुगल की बात हो चुकी कि मुगल इंशाल्लाह अच्छे लेवल आपको अचीव करके देगा, टेंशन ना लें। उसके बाद अगर IBLHL की बात करें तो IBLHL एक ही जगह पे मूव कर रहा है, देख लें इसकी लास्ट तकरीबन आप 17
जून से बाद देख लें तो एक ही जगह पे ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। हमने इसमें अपने एजुकेशनल स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए हैं और मेरे ख्याल से 3-4 दफा हमारे ये लेवल्स को टच कर चुका है और भाइयों ने आके बताया है कि वो प्रॉफिट बुकिंग करते रहे हैं इसमें ऊपर नीचे। अब अगर IBLHL की हमारी बात करें, जो हमारे सिग्नल थे एजुकेशनल, तो हमने उनको एक्टिव से निकाल के नीचे आर्काइव में डाल दिया है, इनएक्टिव कर दिया है, लेकिन वो अभी भी उसके टेक्निकल्स देखें तो वो एक्टिव में शुमार हो सकता है, उसी जगह पे मूव कर रहा है। तो अगर किसी भाई के पास ये पड़ा हुआ है, या न्यू एंट्री लेना चाहते हैं या एग्जिट लेना चाहते हैं, लेवल देखना चाहते हैं, तो सिंपली वेबसाइट पे जाएं और नीचे आर्काइव में देखें तो इसके सिग्नल आपको मिल जाएंगे। आप अपनी मर्जी से उन लेवल पे अभी भी काम कर सकते हैं। ये ऐसा ना ऊपर गया ना नीचे, एक ही जगह पे ये कंसल्टेशन फेज में है, तो इसमें काम किया जा सकता है। उसके बाद KEL को देख लें। KEL भी एक ही जगह पे मूव कर रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो KEL को इस जगह से ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो हमने आपको एक लेवल बताया था सपोर्ट लेवल, उस पर काफी भाइयों ने बाइंग की। भाई आगे बताते हैं कि हमारे पास KEL मौजूद है, अब इसको एवरेज कहां पे करें। तो देखिए इस जगह पे इसकी एवरेज करनी बनती ही नहीं है। इसकी एवरेज बनेगी इसके नीचे की सपोर्ट लेवल पे जाके, और सपोर्ट मिलेगी वो हमें या तो डिप में, या किसी जंग की न्यूज में, या किसी करेक्शन की न्यूज में। अगर तो कोई डिप आती है तो फिर हम नीचे जाके आपको एक ही लेवल बताएंगे सपोर्ट लेवल, वहां पे जाके एवरेज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट करता है और यहां से ऊपर जाता है तो फिर एवरेज करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो हमारे टारगेट है, हमारे माइंड में जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये उसको वैसे ही अचीव कर जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इंडिया को वैसे भी अब थोड़ी सी खारिश जो है ना हो रही है, अक्टूबर में उनके इलेक्शन है, थोड़ी सी बातें भी उठने लगी हैं, कुछ हल्की हल्की सी हवा मिल रही है, कुछ जंग को या कुछ उन्नी भी करनी है उसने। तो पहले भी मुंह की खा चुका है, पहले भी दांत उसके खट्टे किए हैं, अब मेरे ख्याल से पूरे का पूरा वो खट्टा होना मांगता है। तो देखते हैं क्या करता है। खबरें वैसे अच्छी नहीं आ रही। पीछे कल परसों न्यूज लगी हुई थी कि लाहौर में ड्रोन उन्होंने एक मनावा के एरिया में जो है उसको शूट डाउन किया है। तो देख लें अभी क्या होता है, फिर देखेंगे KEL को कि कहां पे जाके नीचे इसको एवरेज करना है। उसके बाद भाई का नेक्स्ट मैसेज था सेम ही कि KEL में दुनिया फंसी हुई है, बल्कि दुनिया फंस गई है KEL में। तो फंसने का भी अपना ही मजा है, आप किसी के साथ फंस के देखें, फिर देखें कितना मजा आता है। तो KEL भी इंशाल्लाह आपको मजा देगा। उसके बाद भाई का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक बाय किया है और वो नीचे जाता है तो उसको कहां पे नीचे जाके आप एवरेज कर सकते हैं, किस लेवल पे। तो देखिए इसके लिए पहले भी बात हो चुकी कि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। पहले देखना पड़ता है कि वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्या है, उसकी नीचे की सपोर्ट कहां पे बनती है, फिर अगर वो नीचे गया है तो किस वजह से गया है। आया वो इंडेक्स के नीचे जाने की वजह से गया है, आया उसमें खुद कोई बैड न्यूज है उस वजह से नीचे जा रहा है। वो सब चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद नीचे सपोर्ट देखी जाएगी कि इसके पास सपोर्ट कौन सी है, उस सपोर्ट पे वो वॉल्यूम ले रहा है, वहां पे वॉल्यूम उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर पहली सपोर्ट पे वॉल्यूम नहीं आते तो चाहे वो 15% नीचे है, 10% नीचे है, फिर वहां पे उसकी एवरेजिंग नहीं की जाएगी। उससे नीचे सपोर्ट पे जाके फिर अगर वो वॉल्यूम उसमें आते हैं, वो सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो फिर उसको एवरेज किया जाएगा। तो एवरेज करने के लिए बहुत सी मिथ जो है वो सामने रखनी पड़ती हैं। वो फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही सिचुएशन देखनी पड़ती है कि क्या बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भाई ने पूछा है गुदून टेक्सटाइल के बारे में कि गुदून टेक्सटाइल का रिजल्ट भी अच्छा है और उसके बाद ये नीचे जा रहा है। तो गुदून टेक्सटाइल को हमने देखा तो इसकी जो EPS है वो काफी इंप्रूव हुई है। 28 रुपए से इसकी EPS जो है 28 से 85 की तरफ गई है, यानी कि 3 गुना इंप्रूवमेंट आई है इसके रिजल्ट में, इसकी EPS में। लेकिन उसके बाद भी अगर देखें चार्ट में तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखें एक चीज माइंड में रखें जो पहले भी बता चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले मारी पे भी बात हुई कि अगर किसी भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं लेकिन वो डिविडेंड अनाउंस नहीं करता तो उसको मार पड़ेगी। अवाम की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी हाई है, अवाम चाहती है कुछ अंडे बच्चे दे स्टॉक, तो उनको उम्मीद होती है पहले लेने की, वो ले लेते हैं कि चलिए अच्छा रिजल्ट आएगा, डिविडेंड मिलेगा, इसको बाय करते हैं। जब ऊपर जाता है वहां पे रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वो निकलने की कोशिश करते हैं, सेलिंग प्रेशर आता है, वो चीज नीचे आ जाती है। तो इसके साथ भी सेम सिनेरियो हुआ है कि रिजल्ट बेशक अच्छा है लेकिन डिविडेंड नहीं दिया तो उस वजह से नीचे आ गया। उसके बाद एक चीज माइंड में रखें कि ये गदून टेक्सटाइल नॉन श्री है, लेकिन भाई ने मैसेज में साथ लिख के बोला था कि ये नॉन श्री है। मुझे पता है आप इस पे बात नहीं करते, लेकिन मैंने बहुत सी जगहों पे पता किया, मुझे किसी ने भी इस बारे में गाइड नहीं किया, लिहाजा आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे गाइड करें। तो भाई की रिक्वेस्ट को सामने रखते हुए हमने इस पे बात की। अदरवाइज अगर सिर्फ भाई पूछते गदून टेक्सटाइल का वैसे ही तो हमने नॉन शरिया देख के इसको स्किप कर देना था।
उसके बाद भाई ने पूछा है कि क्यों देसी ट्रेडर वाले सिर्फ शरिया कंप्लाइंट में काम करते हैं और नॉन शरिया में काम नहीं करते, हालांकि नॉन शरिया के जो प्रॉफिट है वो काफी बड़े हैं और उनमें अगर काम किया जाए तो प्रॉफिट काफी इंक्रीज हो सकता है और काफी प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो देखें, इसके दो पहलू हैं, एक तो दीनी पहलू है, मजहबी पहलू है, इस्लामिक पहलू है और दूसरा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड पहलू है। तो पहला पहलू यह है, देखें कि नॉन शरिया वो किस वजह से हुआ। नॉन शरिया वो होता है कि जो पैरामीटर्स हैं आपके शरिया होने के लिए, उसमें सूद की कोई हद है, चाहे आपने कर्जे सूद पे दिए हुए हैं, कर्जे सूद पे लिए हुए हैं, इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें जो आपका एक बोर्ड बैठता है वो देखता है शरिया नॉन शरिया को। अब इंटरेस्ट को ले लें, सूद को ले लें, दूसरे लफ्जों में इसको ले लें तो क्या है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान जंग है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि 2-4 हजार रुपए के लिए, 10,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करें। हमें प्रॉफिट देना किसने है? अल्लाह ने। नुकसान, नफा नुकसान किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। जब अल्लाह देखेगा कि मेरी बात मान के ये नॉन शरिया में काम नहीं कर रहे, उससे बच रहे हैं, तो वो हमें किसी और तरफ से प्रॉफिट दे देगा। मैटर नहीं करता कि स्टॉक छोटा होगा बड़ा होगा, जब उसने हमें देना है तो दे सकता है और जब वो देने पे आता है तो कोई रोक नहीं सकता। तो एक तो ये वजह है कि दीनी पहलू से हम इसकी तरफ नहीं जाते। और अगर हराम ही कमाना है हमने तो उसके लिए और भी बहुत से काम है। हम देसी ट्रेडर जब से शुरू किया, आपको कोई ऐसी बात नहीं बताते, आपको फंसाते नहीं है। कोई अगर हमें आगे पूछता है, जैसे कल परसों भाई ने पूछा था कि मुझे काम करना है स्टॉक मार्केट में लेकिन मेरे पास 10,000 रुपए है, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप स्टॉक मार्केट से साइड पे रहें। हालांकि मैं कह सकता था 1,000 रुपया दें और आए हमारे प्रीमियम ग्रुप की तरफ, सबज बाग दिखाता कि मैं आपके 10,000 को 20,000 कर दूंगा, लेकिन क्यों करूं, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो अगर हराम ही कमाना तो मेरे पास तो और भी बहुत से सोर्सेज हैं हराम कमाने के और उस तरफ जाने के, लेकिन हम उस तरफ जाते नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे स्टॉक मार्केट की नजर से। अब देखें, जितने भी KMI 30 में जितने भी आपके फॉल करते हैं स्टॉक्स, उनका कैश फ्लो ठीक है, उनकी अपनी तगड़ी पीछे कैश फ्लो है, उनका बैंक बैलेंस है, उनके पीछे रेपुटेशन है, इस वजह से वो अपने कैश पे काम करते हैं, सूदी काम पे नहीं करते और सब कुछ उनके पास ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। और उसके बाद देखें आपका KMI 30 इंडेक्स जो है उसमें 30 कंपनियां, 30 कंपनियां हैं और उस इंडेक्स का आप लेवल देख लें और आपका 100 इंडेक्स का लेवल देख लें, आपके 30 जो स्टॉक है उनका लेवल 2 लाख से ऊपर गया हुआ है और आपकी 100 कंपनियों का तकरीबन 1 लाख और 40-45 हजार पे घूम रहा है। तो दोनों तरफ से अगर देखें, दीनी नुक्ता नजर से भी और फंडामेंटल की नुक्ता नजर से भी, तो मेरे ख्याल से दोनों वजह से ही आपको बेहतर है कि शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में काम करना। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है जी कि कौन सा स्टॉक बेहतर है ब्रेकआउट रैली के लिए, AGP या एबर्ट। तो देखिए, हमारे ख्याल से दोनों रैलियां बना चुके हैं। इस रेंज में अगर आपने पकड़ना है रैली के लिए तो आप एबर्ट को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप AGP को देखते हैं तो AGP अपना हाई लगाकर कूलिंग फेज में दाखिल हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा बेहतर हो सकता है कि नीचे मिलेगा और ऊपर की मूव जो है वो आप ले सकते हैं ऐसे। लेकिन ये अगर 215 से ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देता है तो फिर एक नई रैली आपको दिखा सकता है। अदरवाइज इसके पास जो सपोर्ट है नीचे वो तकरीबन 200 की पहली सपोर्ट और 193 की दूसरी सपोर्ट, और 193 जो है वो अच्छा लेवल हो सकता है एंट्री के लिए। तो जैसा इंडेक्स मूव कर रहा है, रेंज बाउंड सा बहुत सी फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ही अप एंड डाउन, बहुत ही वोलेटाइल सा आपका इंडेक्स है, खड़ा हो नहीं रहा। इंडेक्स 1 पाउंड पे खड़ा रहना तो दूर की बात, 1 पाउंड के 1 अंगूठे पे खड़ा है या 1 उंगली पे खड़ा है। तो उसको देख के मेरे ख्याल से रैलियां शेलियां इंजॉय ना करें तो बेहतर है। अदरवाइज हम आपको लेवल बता देते हैं, आप अपनी मर्जी से एंट्री भी ले सकते हैं। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है जी मारी के बारे में, प्रेमा के बारे में, एवीएन के बारे में, एयरलिंक के बारे में। मारी के बारे में ऊपर बात हो चुकी, एवीएन के हम एजुकेशनल स्विंग सिग्नल हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, वहां पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एयरलिंक की इनकी बाइंग है 152 की, तो क्या उसको एवरेज करें या बाइंग कहां पे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस भाई के पास एयरलिंक पड़ा है 152 का, वो तो अब एवरेज ना करे तो ठीक है, क्योंकि 160, 155, 159 तो एयरलिंक कर सकता है, तो आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं है। जिन भाइयों के पास ऊपर का पड़ा है 180 का, 200 का, 170 समथिंग का, उनको अगर एवरेज करना है तो वो 132 से लेके 128 रुपए के दरमियान में ये जो 2 लाइनें मैंने लगाई हैं, यहां पे आप एवरेज कर सकते हैं इसको। उसके बाद भाई ने पूछा है प्रेमा के बारे में, तो प्रेमा देखें काफी ऊपर से एक अच्छा हाई लगा के 90 रुपए का और एक अच्छी सी रेंज में आ चुका है।
अगर इसके लेवल की बात करें सपोर्ट लेवल की, तो 38 का पहला लेवल, 36 का दूसरा लेवल और 32 का तीसरा सपोर्ट लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अच्छा ये एक जोन है एंट्री बनाने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाइका की टेक्निकली आरएसआई की ओवरसोल्ड वैल्यू 30 है, 30। अगर कोई स्टॉक नीचे 15 और आरएसआई 15 होती है, किसी भी ओवरसोल्ड की तरफ जाता है नीचे आपका कोई स्टॉक जिसकी आरएसआई 15 पे हो, 15 पे, तो क्या आप उसमें जो आपके ऊपर आपने पहले चीज बाय की हुई है वो आरएसआई 15 होने पे आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं? तो देखें इसमें आप जैसे पहले बात की थी, जो भाई ने ऊपर क्वेश्चन किया था फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग को 15% पे एवरेज करने के लिए, सेम वही क्वेश्चन है और सही सेम ही इसका आंसर है। वो ये देखिए, पहले आप देखेंगे कि उसकी आरएसआई 15 पे आई क्यों है। क्या उसकी अपनी कोई बैड न्यूज है, उसके फंडामेंटल वीक हो गए हैं, कोई ऐसा बैड रिजल्ट उसने दिया है जिसके उसके फंडामेंटल ही ठीक नहीं रहे, उस वजह से वो उसकी आरएसआई जो है वो 15 पे आ चुकी है, फिर तो उसको बाय करना बनता ही नहीं। लेकिन अगर देखें कि उसकी जो आरएसआई है वो नीचे गिरती है किसी डिप की वजह से, जैसे पीछे जंग लगी थी इंडिया पाकिस्तान की और एक डिप आई थी, उसमें आरएसआई बहुत कम हो गई थी, तमाम स्टॉक ओवरसोल्ड की तरफ चले गए थे, वैसी सिचुएशन बनती है, या किसी न्यूज की या किसी खबर की गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है। जैसे कि देखें हप्को था, हप्को को देख लें या ईफड को देख लें, दोनों बड़ी अच्छी मिसालें हैं। ईफड के पीछे देखें तो अफवाहें उड़ी थी कि उसने डिविडेंड नहीं देना, हालांकि जिस टाइम अफवाह उड़ी थी जितना उस क्वार्टर पे उसने डिविडेंड देना था, बाद में उतना ही डिविडेंड उस क्वार्टर पे उसने दिया। लेकिन पहले ये अफवाह उड़ा दी गई कि ईफड ने कुछ नहीं देना, इस दफा ये नहीं देगा, बैड रिजल्ट आएगा, उस पर ईफड बेचारे को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा। सेम हप्को था, हप्को का जब आईपीपीज का आया था कि इसका आईपीपीज क्लोज हो रहा है, गवर्नमेंट के साथ बंद हो रहा है, उस वजह से ये नीचे की तरफ मूव इसने ली, बहुत प्रेशर लिया हप्को ने। ये देखें हप्को का चार्ट चेक करें, कहां ये मूव किया करता था 171 पे कब, 24 जून 24 को, यानी कि एक साल पहले। फिर अफवाहों पे और बाकी चीजों पे इतना बेचारा नीचे गया कि पूरा एक साल लगा उसको सेम प्राइस पे वापस आने के लिए। हालांकि उस टाइम भी मैंने कहा था, हप्को पे बात की थी वीडियो में तफसील के साथ कि इसके पास और भी बहुत से काम है, माइनिंग वाले हैं, उसके बाद BYD तक खबर आ चुकी थी कि लॉन्च होने जा रही है, उसके बाद भी अवाम ने इसको जाकर 93 पे मार दिया नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पे भी इसको बाय किया। तो ऐसी चीजें जब आती हैं तो देखना पड़ता है आरएसआई कम क्यों हुई। अगर तो डिप की वजह से कम हुई तो जैसे सडनली नीचे गिरती हैं चीजें वैसे ही ऊपर भी आती हैं उतनी ही स्पीड के साथ। तो जिस वजह से आरएसआई कम हुई उसी वजह के साथ वो वापस भी आ सकती है। तो अगर तो न्यूज बेस नीचे गई है, कोई जंग की न्यूज पे जंग खत्म होगी, आरएसआई भी ठीक हो जाएगी, आपका स्टॉक भी ठीक हो जाएगा। कुछ सियासत में ऊपर नीचे जल्द से जुलूस की कोई रैलियों की खबर आती है, वो पाकिस्तान को बंद करने की या हड़ताल की ऐसी खबर आती है, तो उस न्यूज के साथ ही जब न्यूज आई उसने डिप ली, न्यूज खत्म हो गई, स्टॉक भी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो फंडामेंटल वीक होने पे नीचे जाएगा उसको फंडामेंटल रिकवर करने में भी उतनी ही देर लगेगी। तो सो देखें कि वजह क्या है आरएसआई कम होने की, ओवरसोल्ड होने की, उसको सामने रखते हुए आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं या फिर बाइंग नहीं कर सकते। उसके बाद बाई का क्वेश्चन था आईएलपी को लेके कि आईएलपी प्रोजेक्ट्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो हमें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी कि प्रोजेक्ट्स कौन से पूछ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट इसको मिल रहे हैं 6 मंथ में वो पूछ रहे हैं या प्रोजेक्शन इन्होंने लफ्ज यूज किया है। आईएलपी की बात करें तो आईएलपी 71 से 78 के दरमियान में कंसोलिडेट हो रहा है काफी देर से। अगर ये 84 को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको ये नेक्स्ट लेवल दिखा सकता है 90 का और 95 का इंशाल्लाह। वो भी उस सूरत में कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसमें कोई मैक्रो लेवल चेंजिंग नहीं आती। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट भाई ने पूछा है कि MEBL, ग्लेक्सो, फेरोज, ATRL, लक, फातिमा, TGL, NATF, इन 8 स्टॉक में से 4 स्टॉक बताएं जो वो 3 मंथ के लिए ले सके। तो जितने भी भाई ने स्टॉक बताए हैं 8 के 8 ही ठीक हैं, किसी में भी एंट्री ली जा सकती है। सिर्फ आपने करना यह है कि एक सेक्टर के 2 स्टॉक नहीं लेने। जैसे कि आपने ग्लेक्सो और फेरोज कह दी है तो फार्मास्यूटिकल में 2 स्टॉक उठाने का फायदा नहीं है, क्योंकि एक ही सेक्टर में जब बैड न्यूज आती है तो पूरे का पूरा सेक्टर नीचे जाता है, और अगर आपने उस सेक्टर के ज्यादा स्टॉक उठाए होंगे तो वो सब के सब आपको लॉस शो करेंगे। तो एक तो ये माइंड में रखें कि एक ही सेक्टर के 2-3 स्टॉक कभी भी बाय ना करें। दूसरे नंबर पे यह है कि जो भी आपने लेने हैं इनमें से कोई भी 4 स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन जितने भी ये आपने स्टॉक गिनवाए हैं वो तमाम के तमाम ही अभी इस टाइम अपने हाई के ऊपर खड़े हैं।
अगर तो आपने लेना है तो फिर थोड़ा सा इनको कूल डाउन होने दें, थोड़ा सा नीचे आने दें और फिर किसी भी चार स्टॉक में आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आगे भाई ने पूछा है हाई नून के बारे में बताएं कि इसकी एक्सपोर्ट जो है कितनी इंक्रीज हुई है, इसकी ईपीएस कितनी आई, इसका बोनस एंड डिविडेंड देने की क्या एक्सपेक्टेशन है और साथ में ये कितना ऊपर तक जा सकता है या बोनस या डिविडेंड कितना आ सकता है। तो देखें हाई नून को देखें तो बोनस देना ना देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर दो बंदे बैठे हुए हैं, कोई दो डायरेक्टर हैं मेरे जैसा और डॉक्टर साहब की तरह का, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि बोनस देना चाहिए अपने एम्प्लॉइज को और अपने जो शेयर होल्डर है उनको, मैं कहूंगा कि नहीं इसको दोबारा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो वो मैटर करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहते हैं बोनस देने ना देने के बारे में या डिविडेंड देने या ना देने के बारे में। उसके बाद अगर पिछले डिविडेंड को मद्देनजर रखते हुए आप अगला डिविडेंड देखें तो 2023 में इसका जो डिविडेंड रहा वो 30 रुपए रहा, 2024 में जो रहा वो 40 रुपए रहा। अब 2025 में तकरीबन 40 से 45-50 रुपए की एक्सपेक्टेशन है ये दे सकता है। अब हाई नून का अगर देखें तो एक जो रीजनेबल सी इसकी एक प्राइस थी, आप कह सकते हैं इसका लेवल था, वो ये 3 लेवल है तकरीबन आप कह सकते हैं 880 रुपए से लेके 980 रुपए तक, 880 से 980। उससे ऊपर इसने बहुत ज्यादा मूव तो ली लेकिन बहुत थिन वॉल्यूम के साथ। नीचे देखिए वॉल्यूम बहुत कम है, अपसाइड मूव तो ले रहा है लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत कम ट्रेड हो रहे हैं। टेक्निकली भी देखें तो इसमें जो है करेक्शन ड्यू है। तो हमारा इरादा ये है कि अगर ये 1100 ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर अपने प्रीमियम वाले भाइयों के लिए कोई एजुकेशनल स्विंग सिग्नल लेके आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है कि मेन जो बायर है वो म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड का बताएं कि म्यूचुअल फंड के पास स्टॉक कौन से हैं। तो पीछे हमने फीपीलीपी देखा तो उसमें आपने देख लिया कि म्यूचुअल फंड के पास सेक्टर कौन कौन से हैं। अब अगर म्यूचुअल फंड के पास स्टॉक की बात करते हैं तो ओजीडीसी में 94 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने ओजीडीसी में बाइंग की हुई है। उसके बाद 82 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पीपीएल को बाय किया, 74 म्यूचुअल फंड है जिनकी पीएसओ में होल्डिंग है, 66 म्यूचुअल फंड है जिनकी लक में होल्डिंग है, 57 म्यूचुअल फंड है जिनकी हक्को में होल्डिंग है। उसके बाद 53 है जिनकी एमईबीएल में है, 45 म्यूचुअल फंड की एफएफसी और नीचे आप देख सकते हैं कि मारी, एसएनजीपी, यूबीएल, सिस्टम, एफसीसीएल, एमएलसीएफ, ईफर्ट, एमसीबी, एचबीएल, डीजीखान सीमेंट, एमबीपी, सीएससीसी और उसके बाद नीचे जो है आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की इन स्टॉक्स में होल्डिंग है। उसके बाद क्वेश्चन है भाई का एजीटीएल के बारे में और एयरलिंक के बारे में। एयरलिंक पे बात हो चुकी है ऊपर। एजीटीएल की बात करें तो एजीटीएल अच्छी कंसोलिडेशन कर रहा है 428 रुपए से लेके 397 के दरमियान में। अपनी 200 मूविंग एवरेज से ये नीचे है और बाकी जितनी भी इसकी ईएमए सपोर्ट्स बन रही हैं उसके आसपास ये मूव कर रहा है। तो एजीटीएल की सपोर्ट लेवल जो बनती हैं जहां पे इस पे एंट्री ली जा सकती है वो 406 का पहला लेवल है, 397 का दूसरा लेवल और 375 का तीसरा लेवल। इन तीनों लेवल्स पे इसमें एंट्री भी ली जा सकती है और एवरेज भी किया जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो 417 पे पहली रेजिस्टेंस, 428 पे दूसरी, 445 पे तीसरी और 490 पे चौथी। उसके बाद नेक्स्ट भाई ने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो पिछले 3 वीक से डाउन हो रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इसका पीएसएक्स पे कोई इफेक्ट आ सकता है। तो देखें उसके बाद उतना रिजर्व के कम होने से फर्क नहीं पड़ेगा जितना उसको रगड़ने से पड़ेगा। अगर जितने आपके मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं, मीडिया है, वो उसको रगड़ेगा, रिजर्व कम हो गए, सुबह को आपके जो मार्केट में काम करते हैं वो पैनिक होकर सेलिंग पे आ जाएंगे, फर्क पड़ जाएगा। अब आप पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री के न्यूज चैनल को उठा के देख लें, वो सब अपनी गवर्नमेंट के हक में बयान देते हैं, खबरें चलती हैं, सब कुशल मंगल नजर आता है, अवाम चिल माहौल में पड़ी रहती है। उसके बाद अगर रिजर्व पे आप बात करते हैं फिर देखना पड़ेगा पाकिस्तान के अपने रिजर्व कितने हैं, इसमें पार्किंग कितनी है और कंट्रीज की आपके पास, तो बहुत ही आप सेंसिटिव सी चीजें पूछ लेते हैं। उसके बाद देखें कि रिजर्व का फर्क तो नहीं पड़ना, लेकिन जो खबरें आ रही है इंडिया पाकिस्तान की जंग की और अक्टूबर में उनके इलेक्शन होने हैं और इंडिया को एडवेंचर कर सकता है, तो उसको लेके मेरे ख्याल से ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है कि मार्केट बड़ा डिप ले सकती है। देखिए जी, बड़े डिप का तो पता कोई नहीं, लेकिन करेक्शन भी आई तो 5000 से 7000 पॉइंट में तो आपकी मार्केट सिर्फ सीधी पदरी होगी। जैसे बंदा को कुर्सी में बहुत देर बैठ बैठ के थक जाता है, थोड़ा सा ना हिलजुल के सीधा पदरा होता है, तो मार्केट आपकी 5 से 7000 पॉइंट तो सीधी पदरी होगी। अगर कोई जंग का सीन नहीं बनता, तो अगर कोई जंग शंग का सीन बन गया फिर तो 128, 1,28,000, 1,18,000, 1,15,000, 14, 13 ये लेवल फिर आप देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई कि मार्केट
अगर डिप ले सकती है तो कब तक वापस आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए उसके लिए देखना होगा कि मार्केट किस वजह से डिप लेती है। अगर तो डिप आती है टेक्निकली, तो जहां पे टेक्निकल्स को देखते हुए सपोर्ट बनेगी वहां से आपकी जो मार्केट है वापस आ जाएगी। ओवरसोल्ड को देख के, ओवरबॉट को देख के जैसी चीजें बनती हैं, वो टेक्निकली जो अगर मार्केट आपकी नीचे गई तो 1 से 3 वीक के दरमियान में रिकवरी ले सकती है। उसके बाद देखें अगर कोई वजह बनती है जंग की, कोई सियासी वजह बनती है या कोई और वजह बनती है, तो जब तक वो वजह रहेगी जिसकी वजह से आपकी मार्केट ने डिप ली, जब वो वजह खत्म होगी मार्केट भी वापस ऊपर आ जाएगी। तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट डिप कब लेती है, प्रॉफिट टेकिंग पे डिप आती है या करेक्शन आती है, या टेक्निकली होती है, या फिर जंग की न्यूज पे, या फिर किसी सियासी खबर की वजह से होती है। उसके बाद बाई का क्वेश्चन है मूवल, सिटी फार्मा, पीआरएल, एवीएन फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ। तो देखें जी पीआरएल जो है वो लग रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि 37 से 40 रुपए तक आपको करके दिखा सकता है। उसके बाद मुगल की बात करें तो मुगल इंशाल्लाह आपको 100 रुपया करके दिखा सकता है। उसके बाद सिटी फार्मा की बात करें तो सिटी फार्मा इंशाल्लाह 90 से 97 रुपए। एवीएन की बात करें तो एवीएन इंशाल्लाह 70 रुपए। और इस वजह से मेरी डॉक्टर साहब की शर्त कह लें या रोटी कह लें, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर 70 ना किया तो मैं दुम्बा खिलाऊंगा आपको स्वाबी ले जाके, और अगर ये 70 कर गया नेक्स्ट 3 मंथ में तो आप दुम्बा खिलाएंगे। अब आप दुआ करें कि डॉक्टर साहब को खिलाना पड़े, मुझे ना खिलाना पड़े। उसके बाद अगला भाई ने मैसेज किया है कि बहुत दफा गुजारिश किया जनाब मोहतरम से कि अगर शफकत करें तो सभी स्क्रिप्ट में कैपिटल गेन के हवाले से काम करवाएं, साथ में मेंशन कर दिया करें कि जिनको शरिया कंप्लायंट में काम करना है वो करें या ना करें। भाई कहना चाहते हैं कि आपको शरिया में भी और नॉन शरिया में भी दोनों में काम करना चाहिए। और भाई का साथ में कहना है कि हमारे पास अगर आप शरिया कंप्लायंट में काम करवाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बहुत कम बचते हैं। तो देखें जो अब स्टांस हम ले चुके हैं, 2 स्टांस हम ले चुके हैं। एक तो कि हम नॉन शरिया में काम नहीं करवाएंगे, दूसरा कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगवाएंगे। यही एक देसी ट्रेडर की पहचान है, तो इस पहचान को हम खोना नहीं चाहते, तो लिहाजा हम नॉन शरिया में काम नहीं करवा सकते और ना ही स्टॉप लॉस रिकमेंड कर सकते हैं। माजरत आप भाइयों से। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है टॉमसल के बारे में। भाई ने बोला है कि टॉमसल अच्छी मूव दे रहा है, क्या आप नहीं समझते कि आपको भी एजुकेशनल सिग्नल देने चाहिए अपने ग्रुप में? नो डाउट टॉमसल अच्छा है, लेकिन ये डिविडेंड नहीं देता। फंडामेंटल देखें तो ठीक ही हैं इसके, और काफी एग्रीमेंट भी हैं इसके पास बाहर के, यूएई के और बाकी खोता एक्सपोर्ट करने के भी और बाकी चीजें भी, कुछ ये आंते शांते भी एक्सपोर्ट करता है बाहर। तो उसको देखते हुए हम इसमें देंगे स्विंग, लेकिन अभी नहीं देंगे, अभी तक हमारा इरादा नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद एंट्री लेनी है तो हम इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको बता सकते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है इसके पास 35 रुपए 32 पैसे पे, दूसरी सपोर्ट 33 रुपए 12 पैसे पे, और तीसरी सपोर्ट 31 रुपए 32 पैसे पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 40 रुपए पे पहली, 42 पे दूसरी और 44 पे तीसरी। उसके बाद भाई ने पूछा है एजीटीएल का और एमटीएल का, मिलेट ट्रैक्टर का। तो एजीटीएल पे पीछे बात हो चुकी है लेवल्स पे। जिन भाई ने ये मैसेज किया है इनकी बाइंग है 478 पे, तो जब 495 पे था, 478 पे था, 480 रुपए पे एजीटीएल था, मैंने इनको पर्सनल मैसेज किया था कि भाई जी यहाँ पे आप कुछ सेल कर लें अपने एजीटीएल। इन्होंने नहीं किए। बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने खुद अपनी मर्जी से नहीं किए एजीटीएल सेल, लिहाजा आज के बाद मैं एजीटीएल के बारे में आपसे नहीं पूछूंगा। तो लिहाजा उन्होंने फिर पूछा, तो इसके ऊपर मैंने आपको एवरेज करने के लिए लेवल बता दिए हैं, आप कर सकते हैं। एमटीएल 602 की इनकी बाइंग है, तो एमटीएल अच्छा है, इंशाल्लाह फ्यूचर में 600 करना 700 करना एमटीएल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ रिजल्ट इसको ठीक अपने करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई का, वॉइस मैसेज है। उन्होंने बोला है जी कि आप हमें बताएं कि कौन से स्टॉक की फेस वैल्यू कितनी है। कुछ स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए है, कुछ की 2 रुपए है, कुछ की 5 रुपए है, कुछ की 3 रुपए है। तो हमें फेस वैल्यू बताएं ताकि हम उस हिसाब से उस फेस वैल्यू की नजर से हम स्टॉक को देखा करें। तो मुझे नहीं लगता कि फेस वैल्यू की नजर से आप किसी स्टॉक को देखेंगे तो आपको कोई फायदा होगा। अब एटीएल की बात करें, 10 रुपए अगर उसकी फेस वैल्यू है, आप कैसे 10 रुपए का कंपैरिजन करेंगे 680 रुपए के साथ? तो असल में फेस वैल्यू के साथ वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती किसी भी स्टॉक। ये तो एक नॉमिनल सी प्राइस है जो कि 10 रुपए फेस वैल्यू है सब स्टॉक्स की, इसमें आप वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते किसी भी स्टॉक की। तो इसके लिए अगर आपने वैल्यूएशन निकालनी है या उस नजर से देखना है स्टॉक को कि उसकी औकात कितनी है, तो आप बुक वैल्यू देखेंगे उसकी
कि उस स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, और अब वो किस प्राइस पे मूव कर रहा है, आप उसको उस नजर से देखेंगे। आप वो उसको फंडामेंटल की नजर से देखेंगे, ना कि फेस वैल्यू की नजर से। उसके बाद भाई ने पूछा है SPEL के बारे में कि इसकी मीटिंग आ रही है आगे 16 अगस्त को, तो क्या मैं इसको एवरेज कर लूं। भाई ने बाय किया है इसको 53 रुपए पे। लगता है जिस दिन इसने हाई लगाया था उसी दिन भाई ने इसको बाय किया। तो अभी इसका रिजल्ट भी आना है आगे, और ऐसी जगह पे मुझे नहीं लगता कि इसको एवरेज करना चाहिए। अभी ये खड़ा है तकरीबन 48 पे, 5 रुपए आपकी बाइंग से नीचे। तो अगर तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है फिर तो वैसे ही ये आपके अपने पैसे जो है पूरे करवा देगा, साथ में आपको प्रॉफिट भी लेके दे देगा। लेकिन अगर रिजल्ट बैड आता है तो लाजमी बात है ये नीचे जाएगा। तो आपको चाहिए कि फिर जो इसकी सपोर्ट बनती है नीचे 5280 की, वहां पे जाके अगर आपने इसको एवरेज करना है तो वहां पे किया जा सकता है। स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक बस ठीक ही है, यानी कि ज्यादा फंडामेंटल इसके को बुरे नहीं है। उसके बाद भाई ने KEL, नेटसोल, ATRL और मारी का पूछा है। मारी के ऊपर, KEL के ऊपर तो बात हो चुकी। नेटसोल को अगर देखें, नेटसोल की बात करें तो नेटसोल 142 का जो एरिया है यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है काफी देर से। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी इसका जो है वो बेरिश से निकल के फ्लैट हो रहा है। और उसके बाद अगर देखें तो अगर 144 के ऊपर जो है ये सस्टेन करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ और क्लोजिंग देता है 144 से ऊपर, तो फिर एक अपना बुलिश मोमेंटम जो है ये बना सकता है। सपोर्ट की बात करें इसके पास तो सपोर्ट 141 की पहली सपोर्ट है नेटसोल के पास, और दूसरी सपोर्ट 138 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो 144 पे पहली रेजिस्टेंस, उसके बाद 149 पे दूसरी और 165 पे तीसरी। उसके बाद ATRL की बात करें तो अटक रिफाइनरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है अभी। तो स्पोर्ट की अगर बात करें तो स्पोर्ट इसके पास है 672 की, उसके बाद 667 की और उसके बाद 644 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 696 की, उसके बाद 715 की और उसके बाद 745 की। लेकिन जरूरी है कि 700 से ऊपर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करेगा, क्लोजिंग उधर देगा, तो फिर 715 745 आपको अचीव करके दिखा सकता है। अगला जो इसका कंसोलिडेशन एरिया बन रहा है वो तकरीबन 745 से 770 का बन रहा है। उसके बाद भाई ने LPL का पूछा है, तो LPL नॉन शरिया है, इस वजह से हम इसमें काम अभी नहीं कर रहे। उसके बाद भाई ने पूछा है कि फाइनेंशियल बोर्ड मीटिंग कब आ रही है AGTL की, अलगाजी ट्रैक्टर की। तो अलगाजी ट्रैक्टर की जो पिछले साल बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई थी सेम इसी पीरियड की या लास्ट क्वार्टर की जिसे आप कह सकते हैं, जो कि अभी अनाउंस होनी है, तो वो हुई थी तकरीबन 16 अगस्त को। तो अभी भी आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि 2-4 दिन में 5 दिन में इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो सकती है। उसके बाद एक भाई ने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है क्वेश्चन आंसर ग्रुप में, और बाकी भाइयों को भी बोला है कि आप भी अपना पोर्टफोलियो शेयर करें क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो देखें, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरा ये बिलीव है कि जब आप अपनी चीजें किसी को दिखाते हैं तो उसमें हसद भी आता है, उसमें नजर लगने के इम्कान भी होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कितना प्रॉफिट बुक करते हैं, कितना नहीं करते, आपके पोर्टफोलियो में कितने पैसे हैं, कितनी अमाउंट से आप काम करते हैं, वो मेरे ख्याल से आपको पब्लिक नहीं करनी चाहिए। बाकी जिसके मुकद्दर में जितना रिस्क लिखा हुआ है अल्लाह ने उसको देना है। किसी के नसीब में ज्यादा है, किसी के नसीब में कम है। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए दूसरे भाइयों के साथ। उसके साथ भाई ने बोला था कि देख लें मेरा इतना लॉस है इतनी अमाउंट के साथ, और आप अपना अपना लॉस शेयर करें। तो नीचे ही किसी और भाई ने उनको जवाब दिया कि हम नहीं देखते कि हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हम लेवल टू लेवल काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा जवाब दिया उन भाई ने कि वाकई हम लेवल टू लेवल काम करते हैं। लॉस तो तब होगा जब आप उसको बुक करेंगे। पोर्टफोलियो में लॉस शो होना असल में नुकसान नहीं होता। जब आप अपनी वो नुकसान वाली चीज सेल आउट करते हैं और अपना लॉस बुक करते हैं, फिर हम उसको कहते हैं कि लॉस होना। वैसे पोर्टफोलियो में आपको कितना प्रॉफिट शो हो रहा है, और इसी तरह अगर आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख का प्रॉफिट है, आप उसको बुक नहीं करते, तो मेरे ख्याल से वो भी प्रॉफिट नहीं है जितनी देर तक प्रॉफिट आपकी जेब में ना आए। उसके बाद गंधारा टायर का भाई ने पूछा है, तो गंधारा टायर को अगर देखें तो ये साइडवेज से स्लाइटली बेरिश की तरफ जा रहा है, और रैली बनाने के बाद आप कह सकते हैं कि ये कूलिंग फेज में है। अभी रिसेंट बात करें तो 50 की और 200 मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट्स हैं इसके लिए उसके ऊपर ही है, और ये दोनों इसकी अच्छी सपोर्ट्स हैं। अगर आप इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है इसके पास तकरीबन 45 रुपए 35 पैसे का या 45 रुपए 32 पैसे का। दूसरा सपोर्ट लेवल 44 का, और उससे नीचे 43.28 का।
रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसकी बनती है 47 रुपए 29 पैसे पे, उसके बाद 49.25 और उसके बाद 52 रुपए 65 पैसे पे। उसके बाद भाई ने पूछा है कि एसएसजीसी का नेक्स्ट मंथ टारगेट कुछ अच्छा है या नहीं। तो एसएसजीसी देखें, हमें तो नेक्स्ट अच्छा ही नजर आ रहा है, सर्कुलर डेट की खबरें भी चल रही हैं और रिजल्ट भी इसका आने वाला है, तो ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको एसएसजीसी अच्छा ही देखने को मिलेगा। उसके बाद एक भाई ने मैसेज किया है, बल्कि सजेशन दी है बाकी तमाम अपने जो हमारे भाई हैं पेड ग्रुप वाले उनको, कि ये जो आप पूछते हैं कि फ्यूचर फलां का कैसा होगा, फ्यूचर फलां का कैसा होगा, तो ऐसा ना पूछा करें, क्योंकि फ्यूचर का किसी को भी कुछ पता नहीं होता। तो हमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि जो पूछा जाता है 3 माह के बाद क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, 4 माह के बाद फ्यूचर क्या होगा, ये कैसे रिजल्ट इसके आ सकते हैं, तो देखना ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। दूसरे नंबर पे हम जो आपको बताते हैं, जो एक्सपेक्टेशन हमारी होती है, वो टेक्निकल को देख के, फंडामेंटल को देख के होती है, कि पीछे इसके फंडामेंटल ऐसे हैं, टेक्निकली ऐसे मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट 3 मंथ में ऐसा मूव कर सकता है। लेकिन उसके बाद सर्कमस्टेंसेस कैसे बनते हैं, कैसे कोई सिचुएशन डेवलप होती है नहीं, उसको देख के अगर वो किसी और तरफ निकल जाता है, तो वो फिर हमारी जो प्रेडिक्शन है उसके आगे पीछे हो सकता है। तो भाई की बात बाकी अप्रिशिएट करने वाली है कि फ्यूचर के बारे में ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं करने चाहिए। मुजाहिर भाई सवाल किया है वॉइस मैसेज करके कि एसएसजीसी कदे हुंदा सी 8 रुपये का, हुण मूव करदा पे 40 रुपये दे, इतना इंज इतना होएगा कि असा फड़ लिया तो दोबारा 8 रुपये ते चला जाएगा। कि देखो जो 8 रुपए का मूव करता जी, 8 रुपए तो उठ के 40 रुपए ते आया, तो किसी वजह नाल आया है ना, कोई तो फंडामेंटल स्ट्रांग होए ने, कोई रिजल्ट चंगे आना शुरू होए ने, तो 8 तो उठ के 40 ते आया है। ते अगर अगे भी एनजी फंडामेंटल ठीक रहणगे, चंगियां खबरां उहदे कोल आउणगियां, डिविडेंड देना शुरू कर देगा तो होर तो टुट जाएगा। ते जड़ियां चीजां दी वजह नाल उत्ते आया फंडामेंटल ठीक होने की वजह नाल, अगर वो फिर खराब हो जाएंगे तो फिर थले भी जा सकता है। यह चीज तुसीं अपने माइंड च रखो कि किसी भी स्टॉक में उत्ते होने से फंडामेंटल ठीक करने पैंदे ने, बाकी चीजां करनियां पैंदियां। हाँ, कोई एक दा स्टॉक हुंदा है जिस मैनिपुलेशन हो सकती है, जिहदा फ्री फ्लोट घट हुंदा है, बाकी चीजां कुल मिला के वेखो ते, लेकिन ज्यादातर जो स्टॉक ने उत्ते होंदे ने अपने फंडामेंटल दी वजह नाल ही उत्ते होंदे ने। ते कदे एसएसजीसी नूं जिहड़े पैसे मिलने में गवर्नमेंट को मिलदे ने, जाहिर गल है ओहदा कैश फ्लो ठीक होएगा। अगर कंपनी कुछ खुद अर्न करेगी तो तुहानूं भी विचों कोई डिविडेंड शिविडेंड देगी, तो उम्मीद वैसे चंगी नजर आउंदी है एसएसजीसी दी। उसके बाद भाई ने पूछा IBLHL का, उस पर भी बात हो चुकी है। GWLC गरीबवाल सीमेंट, उसके जो एजुकेशनल स्विंग सिग्नल है वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे लगे हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई का टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। वो टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में उन्होंने पूछा है कि ये आगे सडन मूव देना शुरू की है टेक्सटाइल ने, तो क्या GADT और TATM ये दोनों नेक्स्ट मूव दे सकते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर पे बड़ी खोल डोल के पीछे बात हो चुकी, क्यों हमारा टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हुआ। अब टेक्सटाइल सेक्टर को दोबारा उठ के अपने पांव पे खड़ा करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं टेक्सटाइल सेक्टर को बेहतर करने के लिए, जिसमें बिजली पे सब्सिडियां या बाकी उनकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको कम करने के लिए कुछ काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। तो उसको देख के टेक्सटाइल सेक्टर आगे अच्छा रह सकता है। उसके बाद इंडिया पे जो टैरिफ लगा है उसको देखें, तो उसको देख के भी आगे हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ठीक रह सकता है। इंडिया पे टैरिफ बढ़ने का हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा हो सकता है, नो डाउट, लेकिन साथ देखना पड़ेगा कि हमारी एक्सपोर्ट कितनी है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ती है तो फिर टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा होता है। अगर आप वैसे ही जैसे पहले कुछ 50 शर्टें एक्सपोर्ट करते थे, आगे नेक्स्ट भी वही करते हैं, तो क्या फायदा होना है। तो इसके लिए हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ना होगा। दूसरे नंबर पे इंडिया को अगर देखें तो टैरिफ उस पर बढ़ चुका है, हमसे जूते वो पहले खा चुका है, अब दोबारा एडवेंचर करने के चक्रों में है तो दोबारा जूते खाएगा इंशाल्लाह। और इस दफा अगर वो पानी की तरफ से जूते खाए तो मेरे ख्याल से दुआ करें आप कि इस दफा उसको जूते जो है पानी की तरफ से पड़े। जमीनी तो खा चुका है हमसे पहले, वो ऊपर हवा से भी खा चुका है, तो इस दफा अगर उसको पानी से भिगो के छितर बजे तो ज्यादा अच्छा है। और आपको पता है कि जब पानी से भीगे हुए छितर बजते हैं तो उनकी जरा आवाज भी ज्यादा होती है और वो असर भी ज्यादा रखते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप फ्री ग्रुप प्रीमियम ग्रुप दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, और अपनी वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।